बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू यूएस वीज़ा अपडेट्स। आज हम आप लोगों के साथ वीज़ा बुलेटिन को डिस्कस करेंगे। बहुत से लोग चाह रहे थे कि हम वीज़ा बुलेटिन के बारे में बात करें और अमूमन वीज़ा बुलेटिन आती है तो हमें यह होता है कि हम इसको कैसे रीड आउट करें, कैसे इसके बारे में जानें और ये किस पेज पे हर दफ़ा हर मंथ जो है वो शो करती जाती है। तो आज हम वीज़ा बुलेटिन को डिस्कस करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि इसको जिस कदर आसान और सादा कर दिया जाए उतना ही आप लोगों के लिए भी जानने में आसानी होगी और मुझे भी समझाने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं इस वीडियो को 2 हिस्सों में तकसीम कर दूंगा और आज हम पार्ट ए करते हैं वीज़ा बुलेटिन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वीज़ा बुलेटिन है क्या। तो वीज़ा बुलेटिन हर माह महकमा ख़ारजा की तरफ से जारी किया जाता है। पहले आप ग्रीन कार्ड की लाइन में लगने के लिए पटिशन I-130 दायर करते हैं। तो वीज़ा बुलेटिन को देखकर आप ये चेक कर सकते हैं कि ग्रीन कार्ड की कौन सी दरख्वास्तें आगे बढ़ सकती हैं और ग्रीन कार्ड को हासिल करने के लिए कितना वक्त दरकार है। बस आपकी I-130 दायर हो गई तो आप वीज़ा बुलेटिन को चेक कर सकते हैं और लाइन में अपनी जगह को आगे की तरफ बढ़ता हुआ देख सकते हैं। फैमिली केसेस वाले I-130 पटिशन दायर करते हैं और एम्प्लॉयमेंट वाले जॉब वाले I-140 को दायर करते हैं। अब ये जानते हैं कि किन लोगों को वीज़ा बुलेटिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इमीडिएट रिलेटिव हैं, यानी आप स्पाउस या वालिदैन या गैर शादीशुदा यूएस शहरियों के बच्चे हैं जो 21 साल से कम उम्र है, तो आपको वीज़ा बुलेटिन के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो आपकी कोई एनुअल लिमिट नहीं है कि इतने लोगों को ग्रीन कार्ड मिलेगा, इतने को नहीं। दूसरा, इनका कोई बैकलॉग नहीं होता, इनको इंतज़ार का वक्त नहीं होता, लिहाजा ये लोग सिर्फ दरख्वास्त के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अब बाकी जो कैटेगरीज़ आती हैं, जैसे फैमिली बेस कैटेगरी हो गई या एम्प्लॉयमेंट बेस कैटेगरी हो गई, तो माशाल्लाह से इनका इंतज़ार तो सालों पर मुहित होता है। क्योंकि अगर उसकी वजह अब क्या हो सकती है कि अगर सालाना ग्रीन कार्ड देखे जाएँ तो सालाना कुल मिलाकर 3,66,000 ग्रीन कार्ड दिए जाते हैं, जिनमें 2,26,000 फैमिली वालों को दिए जाते हैं और फिर मज़ीद हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट वालों के लिए 1,40,000 ग्रीन कार्ड हैं और ओवरऑल देखें तो हर मुल्क के लिए तकरीबन 7% ग्रीन कार्ड दिए जाते हैं, हिस्से में आते हैं उनके। तो परसेंटेज जो है वो किसी एक मुल्क के लिहाज से अगर देखी जाए तो वो उतनी ज़्यादा नहीं है। ये भी एक वजह बन जाती है बैकलॉग की। अब जब वीज़ा बुलेटिन को देखते हैं हम लोग, तो मुल्कों की कैटेगरीज़ के बारे में अगर हम जाते हैं मुल्कों को देखने, जो हम चार्ट्स देखते हैं उसमें मुख्तलिफ़ मुल्कों के नाम होते हैं, जैसे इंडिया है, चाइना है, फ़िलिपाइन है, मैक्सिको है। इनका कॉलम अलग से बना होता है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि वहाँ पे आबादी ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा लोग ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ से, और वहाँ पर बैकलॉग ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से उन्हें एक अलहदा कॉलम में डिस्कस किया जाता है। और बाकी सारे लोग जो होते हैं, बाकी बल्कि तमाम मुल्क यूँ कहना चाहिए, वो अंडर आते हैं ऑल चार्जेबिलिटी एरिया एक्सेप्ट दोज लिस्टेड में। यानी जिन मुल्कों का नाम अलग कॉलम में है वो तो उस कॉलम में आएंगे अलग से, और जिन मुल्कों का नाम अलग कॉलम में नहीं है, जैसे अब हम बात करते हैं अपने मुल्क की, पाकिस्तान की, तो हमने वीज़ा बुलेटिन में जाके जब अपने मुल्क को देखना है तो हम अपने आप को ऑल चार्जेबिलिटी एरिया में देखेंगे। अब बात करते हैं कि वीज़ा बुलेटिन में कौन कौन सी कैटेगरीज़ आती हैं। तो एक तो आती है आपकी फैमिली की कैटेगरी, फैमिली प्रेफरेंस वाली कैटेगरी। अब वो आपके पटिशनर यानी जो केस फाइल कर रहा है उसके साथ आपकी रिश्तेदारी की बुनियाद पर होती है कि जो केस फाइल कर रहा है यानी पटिशनर, वो आपका क्या लगता है, क्योंकि मुख्तलिफ़ रिश्तों की कैटेगरीज़ मुख्तलिफ़ हो जाती हैं इमिग्रेशन वीज़ा के लिए। अगर आपकी I-130 पटिशन है, आपके बिहाफ पर जमा कराई गई है, तो यकीनन पटिशनर जो है वो यूएस का शहरी होगा
اور یا وہاں کا مستقل رہائشی ہوگا کے لیے پٹیشن جمع کروائے گا. تو یہ ساری فیملی کیٹیگری میں آتی ہیں. اس لسٹ میں جو شامل ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے F1 ویزا. یہ امریکی شہریوں کے غیر شادی شدہ بچے ہیں جو 21 سال سے کم عمر ہوتے ہیں. اچھا، ان کے لیے جو گرین کارڈ رکھا جاتا ہے وہ ہے 23,400 23,400. پھر دوسری کیٹیگری آتی ہے F2 کیٹیگری. اس کو فردر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور ان کے لیے کل جو گرین کارڈ رکھے جاتے ہیں وہ 1,14,200. اس میں جو F2A ہے وہ ہے امریکن گرین کارڈ ہولڈر کے میاں بیوی اور غیر شادی شدہ بچے جو 21 سال سے کم عمر ہیں. ان کے لیے گرین کارڈ آتا ہے 87,934. اور F2B امریکن گرین کارڈ ہولڈر کے غیر شادی شدہ بچے جو 21 سال سے کم ہیں اور ان کے لیے آتا ہے 26,266. اور پھر آ جاتی ہے جو کیٹیگری ویزا بلیٹن کی وہ ہے F3 جو ہے امریکی شہریوں کے شادی شدہ بچے. اور اس میں جو بچے ہیں شادی شدہ بچے ہیں پھر آگے سے ان کے بچے بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی جا سکتے ہیں امریکہ. اور ان کے لیے 23,400 گرین کارڈ ہوتے ہیں. اور آخر میں آتا ہے F4 ویزا اور یہ بھی امریکی شہریوں کے بہن بھائی ہوتے ہیں چاہے یہ میرڈ ہوں اور فردر ان کے بچے ہوں وہ بھی اسی کیٹیگری میں اندر ہی امریکہ جا سکتے ہیں اور ان کے لیے 65,000 ویزا ہوتا ہے. یہاں ایک اور کیٹیگری کو بھی انلسٹ کیا جاتا ہے وہ امپلائمنٹ بیس کیٹیگری. سوری، یہ لوگ بھی ویزا بلیٹن میں اپنی ساری معلومات لے سکتے ہیں کہ کب ان کا جو ہے وہ پریورٹی ڈیٹ جو ہے وہ کرنٹ ہو رہی ہے. سارا کچھ جو ہم ڈسکس کریں گے آگے. اس میں بھی مختلف کیسز آتے ہیں جیسے EB1 غیر معمولی لوگ، شاندار محقق اور پروفیسرز اور ملٹی نیشنل ایگزیکٹو اور مینیجرز وغیرہ. پھر EB2 غیر معمولی لوگ اور اعلیٰ درجے کے ڈگری ہولڈرز. پھر EB3 بیچلرز ڈگری ہولڈر، ہنرمند اور غیر ہنرمند کارکن. اور اس کے علاوہ EB4 خصوصی تارکین وطن. اور آخر میں آتا ہے EB5 یعنی سرمایہ کار. اتنا اناف ہے ویزا بلیٹن کا پہلی ویڈیو کے لیے. اب اگلے حصے میں ہم ڈسکس کریں گے کچھ اسپیشل ٹرمز کا جو ویزا بلیٹن کو پڑھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اور سیکشن A اور سیکشن B کے بارے میں یعنی فائنل ایکشن ڈیٹ اور ڈیٹ آف فائلنگ کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.